बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। सेट्स के ऊपर रिलेशंस के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है और आज का ये जो लेक्चर है इस हवाले से बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आज हम रिलेशंस के हवाले से कई अहम टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं जो आगे चलकर हमारे अलजब्राइक स्ट्रक्चर्स के लिए बड़े कारआमद साबित होते हैं। लेक्चर को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले हम देखने लगे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। लेकिन ये बात स्टार्ट करने से पहले एक बात अब हम जान लें कि जितनी भी हम यहाँ से ऑनवर्ड गुफ्तगू करने लगे हैं इस सारे के सारे मामले में हमारे पास रिलेशन से मुराद बाइनरी रिलेशन होगा, एक बात। और बाइनरी रिलेशन से क्या मुराद है कि रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट ए, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन यानी कि जो सबसेट लिया जा रहा है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए को ए के साथ ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहली ज़रूरी बात है कि जितनी भी हम टाइप्स को स्टडी करेंगे यहाँ पर जो रिलेशन लिया जाता है ये हमेशा बाइनरी रिलेशन होता है। बाइनरी रिलेशन के बगैर हम किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को अलजब्राइक स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जो रिलेशन से मुराद है वो हमारे पास क्या होगी, बाइनरी रिलेशन होगी। तो रिफ्लेक्सिविटी में देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ़ ए का पेयर बिलोंग करे हमारे पास किसको, आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एक एलिमेंट अपने आप से ज़रूर क्या करे, रिलेट करे। और इसी बात को लिखने का दूसरा अंदाज क्या है, ए आर ए मीन्स टू से ए इज़ रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर हमारे पास सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उन तमाम के लिए हमारे पास ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो आर है रिलेशन जो उनसे है ये अब एक आम रिलेशन नहीं रहा, बल्कि हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। एग्जांपल्स में देखिएगा कि फ़र्ज़ कर लें अगर सेट ए हमारे पास है 1 2 3 का, तो R1 में देखें 1 1 का पेयर मौजूद है, 2 2 का पेयर मौजूद है, 3 3 का पेयर मौजूद है। 1 1 का पेयर क्या बता रहा है कि 1 इज़ रिलेटेड टू 1। 2 2 का पेयर क्या बता रहा है, 2 इज़ रिलेटेड टू 2। इसी तरह 3 3 का पेयर हमें क्या बता रहा है, 3 इज़ रिलेटेड टू 3। चूँकि सेट ए में इन तीन के अलावा कोई चौथा एलिमेंट मौजूद नहीं है और R1 के अंदर तीनों के तीनों एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ये वाली शर्त जो उनसे वो पूरी हो रही है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि R1 हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जबकि अगर आप R2 पे गौर करें तो R2 में ऐसा सिनेरियो हमें नहीं मिल रहा। यहाँ पे सिर्फ 1 जो उनसे वो 1 से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। इसके अलावा 2 2 का पेयर मौजूद है, ना ही 3 3 का पेयर मौजूद है। तो लिहाजा ये वाली जो कंडीशन है रिफ्लेक्सिविटी की R2 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो लिहाजा R2 जो उनसा होगा वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा एक अहम नोट देख लीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को और दो नामों से भी जाना जाता है। एक हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं और दूसरा हम इसको डायगोनल रिलेशन भी बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी से क्या मुराद हुई कि इसकी दो खूबियाँ हैं। पहली खूबी क्या है कि ये वो रिलेशन है जो सेट के हर एलिमेंट्स का अपने आप से ताल्लुक़ कायम करवाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ए बिलोंग कर है किसको, हमारे पास आर को। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये शर्त उसी वक्त पूरी होगी, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बनेगा, जब ये शर्त जो सी है ट्रू हो सेट दिए गए सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए। जैसे कि R1 में आप देख सकती हैं कि सेट ए के तीनों एलिमेंट्स के लिए 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर और 3 3 का पेयर मौजूद है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जबकि R2 में ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही, तो लिहाजा R2 हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारी गुफ्तगू का मरकज़ हर सेट का एक एलिमेंट बनता था। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने सेट के दो एलिमेंट्स के मुतल्लिक बात करनी है। ज़रा गौर कीजिएगा कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज़ सिमेट्रिक इफ़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी हमारे मैथमेटिक्स में इफ़ का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब यानी कि शर्तिया जुमला। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर मैं रेलवे स्टेशन पे जाऊंगा तो रेलगाड़ी में बैठूंगा, तो इफ़ वाली बात क्या है, शर्त क्या है कि मुझे पहले कहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाना है
और फिर मुझे कहाँ पे बैठना है, रेलगाड़ी में बैठना है। तो जब भी हमारे पास मैथमेटिक्स में इफ़ देन की बात आ जाए तो इसका मतलब है कि हम किस जुमले के एतबार से बात कर रहे हैं, कंडीशनल के सेंटेंस के अतबार से बात करते हैं, शर्तीय जुमले के मुताबिक बात करते हैं। इसका मतलब है कि पहले हम कुछ शर्त लगा रहे हैं, कोई ख़ास बात कर रहे हैं कि जब तक वो ख़ास बात हमारी पूरी नहीं होगी हमने देन वाली बात को नहीं देखना। सादा ज़ुबान में जब तक हमारे पास इफ़ वाली बात पूरी नहीं होगी तब तक हमने देन वाली बात को नहीं देखना। ये मतलब है शर्तीय जुमले का, ये कंडीशनल सेंटेंस का। यही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ़, ये देखिएगा व्हेन एवर जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये दरअसल मैंने बात को समझाने के लिए लिखा है, इसका बाकायदा तौर पर डेफिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट कर दिया है। इफ़ व्हेन एवर के जब इफ़ वाली बात पूरी होगी तब हमने देन वाली बात को देखना होगा। अब देखते हैं क्या बात है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि जब ए बी से रिलेट करे, यानी कि रिलेशन में हमने उन पेयर्स को अपनी गुफ्तगू का मरकज बनाना है जहां पर ए बी से क्या कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा। देन हमने देखना है कि बी ए भी रिलेट करे किसको, आर को। बी ए भी रिलेट करे, यानी कि बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि बी रिलेट करे किसको, ए को। यही बात हम नीचे दोबारा अंदाज में कर रहे हैं। ए आर बी का मतलब क्या है, इफ ए आर बी का मतलब क्या है कि जब ए बी के साथ रिलेट करे देन हमने किसको देखना होगा, बी रिलेट करे किसको, ए के साथ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, कि क्या मतलब हुआ, ऐसा रिलेशन हमारे पास सेट ए के ऊपर सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा कि जब हम उसके अंदर इस बात को पूरा करेंगे जब हमारे पास ए रिलेट करे बी के साथ तब हमें क्या मुयस्सर है, बी रिलेट कर किसके साथ, ए के साथ। आइए इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। देखिएगा एग्जांपल नंबर 1 में हम क्या कह रहे हैं कि अगर सेट ए हमारे पास है 1 2 3। अब देखिएगा R1 के अंदर हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डर पेयर्स के ऊपर गौर करें। 1 1 का पेयर है, 1 2 का पेयर है, 2 1 का पेयर है। अब पहली बात आ गई कौन सा पेयर हमारी डिस्कशन का हिस्सा बनेगा और कौन सा नहीं। जोन से सेम एलिमेंट्स वाले पेयर है उनको हमने स्टडी नहीं करना, जैसे 1 1 का पेयर, इसको हमने स्टडी नहीं करना। इसका मतलब है हमारी गुफ्तगू का मरकज 1 1 का पेयर यहाँ पे नहीं बनेंगे। मैं बिल्कुल सादा ज़बान में बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा 1 2 का पेयर मौजूद है, इसका मतलब है कि 1 रिलेट कर 2 के साथ, 1 रिलेट कर 2 के साथ, मीन्स उसे इफ वाली बात पूरी हो रही है। अब हमने देखना है कि 1 2 अगर बिलोंग कर रहे R1 को तो क्या इसके जो दूसरा पेयर बनता है 2 1 का पेयर क्या वो R1 के अंदर मौजूद है, तो जी हाँ 2 1 का पेयर भी R1 के अंदर मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि 1 2 और 2 1 दोनों पेयर जोन से R1 के अंदर मौजूद हैं। और मजीद ये कि इसके अंदर कोई और पेयर मौजूद नहीं है जिसमें ए बी से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। हालांकि सेट ए में 3 भी मौजूद है लेकिन 3 का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा, इफ़ व्हेन एवर ए बी को रिलेट करे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3 का तस्करा आता तो हमने 3 के लिए बात करनी थी, क्योंकि यहाँ पर 3 का तस्करा नहीं आ रहा, लिहाजा हम 3 के लिए गुफ्तगू नहीं करेंगे। फिर वही बात बता रहा हूँ कि सिमेट्रिक रिलेशन में वो वाले ऑर्डर पेयर्स हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगे जहां पर ए बी से क्या कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। अगर 1 2 मौजूद है इसके मुकाबले पर 2 1 मौजूद है, तो जी हाँ मौजूद है, तो लिहाजा ये R1 जो सा सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को या कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिहाजा हम क्या कह देंगे कि R1 जो सा ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब जरा इसके एक काउंटर एग्जांपल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा R2 में हम क्या कह रहे हैं, 1 1 का पेयर, 1 2 का पेयर, 2 1 का पेयर और 1 3 का पेयर। और 1 3 के पेयर को मैंने क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है किसी खास वजह से। अब आप गौर करें, पहली बात क्या है कि कौन कौन सा पेयर हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनेगा। 1 1 के पेयर को हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे 1 2 के पेयर को, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर भी किया है। 1 2 के लिए हमें 2 1 मौजूद मिल रहा है, जी मिल रहा है, इसका मतलब इसके लिए तो बात ट्रू होगी। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे पास है 1 3 का पेयर है। आगे हमारे पास कौन सा है, 1 3 का पेयर है, यानी कि ए रिलेट कर रहा है बी से या ए रिलेट कर रहा है सी से यहाँ पर। अब इसके लिए क्या हमारे पास 3 1 का पेयर R2 में मौजूद है, तो हमें मालूम पड़ता है कि वो इसका हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा एक ऐसा पेयर मिल रहा है 1 3 का जहां पर हमारे पास सिमेट्रिक डेफिनेशन की जो देन वाली बात है वो पूरी नहीं हो रही है।
तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि R2 जो है वहां पर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन रहा है, बिकॉज कि 3-1 का जो पेयर है ये R2 को बिलोंग नहीं कर रहा। और यहाँ इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि R2 हमारा किस वक्त सिमेट्रिक बन जाता अगर R2 में 1-3 के साथ कौन सा पेयर शामिल कर दिया जाता, 3-1 का पेयर R2 के अंदर शामिल कर दिया जाता। तो इसका मतलब क्या था कि R2 हमारे पास क्या बन जाता, सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या एक कहानी बनी है सिमेट्रिक रिलेशन के लिए किसी भी सेट के ऊपर, कि हमने पहली बात है कि अपने लिए पेयर्स को चूज करना है जो हमारे पास अंडर डिस्कशन बनेंगे। तो ये बात तय पा गई कि जोन से पेयर्स में एक जैसे एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1-1 का एलिमेंट आ रहा है, इस तरह के पेयर्स को हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, आसान जुबान में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम किन फिर पेयर्स को चेक करेंगे जहां पर दो मुख्तलिफ डिजिट्स या दो मुख्तलिफ चीज़ें आपस में हमारे पास रिलेट करेंगे। जैसे 1-2 यहाँ पर रिलेट कर है तो इसके लिए हम 2-1 चेक करेंगे। अगर इसके लिए 2-1 मौजूद है तो हम कहेंगे कि रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। जबकि R2 में देखिएगा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, R2 में 1-1 को तो हम स्टडी नहीं कर रहे, 1-2 को स्टडी कर रहे हैं। 1-2 के लिए हमें 2-1 मिल रहा है, ठीक बात है। फिर इसके बाद एक और पेयर हमें मिल रहा है 1-3 का, लेकिन 1-3 के लिए 3-1 का जो पेयर है वो हमारे पास R2 के अंदर शामिल नहीं है। तो लिहाजा फिर हम जोन सा है R2 को सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोन सा है 1 जोन सा है 3 को तो रिलेट कर रहा है, लेकिन इसके मुकाबले पर जो 3-1 का पेयर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ऐसे एग्जांपल नंबर 3 के अंदर आप देखिएगा कि अगर हम सेट ऑफ ट्राइंगल्स ले रहे हैं तो वहां पर जो सिमिलर टू का ऑपरेशन होता है, सिमिलर टू का रिलेशन होता है कि ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू सिमेट्रिक टू सिमिलर टू ट्राइंगल 2, तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल 2 जो सी होगी वो सिमिलर होगी किसके, ट्राइंगल 1 की। तो लिहाजा जो ये वाला रिलेशन होगा सिमिलर टू का ट्राइंगल्स के सेट के ऊपर, ये हमारे पास कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। नंबर 4 एग्जांपल में देखिएगा कि अगर हम जी से मुराद सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर इसके ऊपर हम डिविजिबिलिटी का ऑपरेशन रिलेशन लगाते हैं कि ए डिवाइड्स बी का रिलेशन लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि बी भी ए को क्या करे, डिवाइड करे। जैसे देखें 2 तो डिवाइड करता है 4 को, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं करता। और अगर कोई भी एक ऐसा मुकाम आ गया जहां पर इफ वाली बात तो पूरी हो जाए लेकिन देन वाली बात पूरी ना हो, तो हमारा ओवरऑल जो डिसीजन होगा उस रिलेशन के मुतालिक वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पैरेलल लाइंस का रिलेशन देख लें तो ये भी एक हमारे पास क्या सिमेट्रिक रिलेशन है कि अगर L1 जोन सी है पैरेलल है हमारे पास L2 के, तो अल्टीमेटली L2 भी पैरेलल होगी किसके, L1 के। ठीक है, तो ये बात हमने खास तौर पर समझनी है कि जब भी हमने कोई ख़ास अगर रिलेशन दे दिया जाए और उसकी अगर हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना है या चेक करना है या इन्वेस्टिगेट करना है, तो हमने ये बात हर उस पेयर के लिए इस्तेमाल करनी है जहां पर ए बी से क्या कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा। तो जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 4 में एवरी इंटीजर डिवाइड इटसेल्फ, यानी कि 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, -5 को डिवाइड करता है, सारी बात इस तरह से चलती जाती है। लेकिन जब आप ए को बी से रिलेट करने लगती हैं कि जैसे फर्ज कर लें 2 डिवाइड करता है 4 को, तो अब क्या 4 2 को डिवाइड करता है, तो जवाब मिलता है नहीं में। तो अगर एक भी ऐसा मुकाम आ गया जहां पर इफ वाली बात तो पूरी हो लेकिन देन वाली बात पूरी ना हो, तो हम उसी वक्त अपना डिसीजन क्या दे देंगे कि ये वाला जो रिलेशन है इस पर्टिकुलर सेट के ऊपर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में हमने देखा था कि हम एक एलिमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक में हमने देखा था कि हम सेट के 2 एलिमेंट्स के मुतालिक बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव में हम बेसिकली क्या करने लगे हैं, सेट के 3 एलिमेंट्स के मुतालिक बात कर रहे हैं। अगर हमें सिमेट्रिक रिलेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो ट्रांजिटिव को समझना हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि दरअसल एक किस्म का हम ट्रांजिटिव रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि शर्तिया जुमला होगा, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस होगा कि जब जब हमारे पास इफ वाली बात पूरी होगी तब तब हमने देन वाली बात को देखना होगा। व्हेन एवर, फिर मैंने समझाने के लिए इसको ब्रैकेट कर दिया, इसका बाकायदा तौर पर डेफिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। व्हेन एवर का मतलब है जब जब, ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है, बी सी बिलोंग्स टू आर, कि अगर ए बी के साथ रिलेट करे और साथ साथ बी किसके साथ रिलेट करे, सी के साथ रिलेट करे, तब हमने क्या देखना है कि ए रिलेट करे किसके साथ,
सी के साथ करे। अगर इफ वाली बात में ए बी को तो रिलेट कर रहा है लेकिन बी सी को रिलेट नहीं कर रहा, तब भी हमने वहाँ पे उन पेयर्स को अपनी स्टडी का हिस्सा नहीं बनाना। जब जब ए बी को रिलेट करे और बी सी को रिलेट करे, तब हमने किसको देखना होगा कि ए किसको रिलेट करे, सी को रिलेट करे। और दूसरा अंदाज इसको लिखने का क्या है, इफ ए आर बी का मतलब क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी आर सी का मतलब क्या है, बी इज रिलेटेड टू सी, देन हमारे पास क्या आना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू सी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर बात की थी। एग्जांपल्स की तरफ आइएगा। अब जरा देखिएगा जो रिलेशन है डिविजिबिलिटी का, जी से हमारा सेट ऑफ इंटीजर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, कि जब कभी ए इंटीजर डिवाइड करे बी इंटीजर को और बी इंटीजर डिवाइड करता है सी इंटीजर को, तो लाजमी तौर पर ए इंटीजर भी डिवाइड करता है किसको, सी को। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 2 डिवाइड करता है 4 को, 4 डिवाइड करता है 8 को, तो लाजमी तौर पर 2 भी किसको डिवाइड करता है, ए को। इस तरह से आप अगर 3 फर्ज कर लें, 3 डिवाइड करता है आपका 9 को, 9 डिवाइड करता है आपको 27 को, तो 3 भी किसको डिवाइड करता है, 27 को। इसका मतलब है आप कोई से भी 3 इंटीजर उठा लें जो इफ वाली बात को पूरी कर रही हो, तो लाजमी तौर पर वो ट्रांसटिविटी की इस कंडीशन को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे रिलेशन डिविजिबिलिटी के तहत। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर लेस देन का रिलेशन अप्लाई करते हैं। लेस देन का रिलेशन से क्या मुराद है, अगर x लेस देन है y से एंड y लेस देन है z से, तो अल्टीमेटली जो रियल नंबर x होगा वो भी लेस देन होगा किससे, रियल नंबर z से। ठीक है, आप कोई से भी 3 रियल नंबर्स ले लें जिनके दरमियान रिलेशनशिप लेस देन का हम बना सकते हैं, वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी ट्रांसटिविटी का रिलेशन जो उनसे वो क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी रिलेशंस के हवाले से किसी भी एक सेट के ऊपर, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अगर हम इकट्ठा कर दें तो एक इंतहाई अहम रिलेशन हमारे पास वजूद में आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आइए ज़रा उसकी डेफिनेशन भी देख लें। इक्विवेलेंस रिलेशन से हम क्या मुराद ले रहे हैं, a relation R on a set A is equivalence। रिलेशन R सेट A के ऊपर इक्विवेलेंस होगा अगर उसमें ये तीनों बातें एक साथ आ जाएं, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसटिव भी हो। तो ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों बातें एक साथ आ जाएं, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ख़ास तौर पर हमारे तमाम के तमाम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स में ये बड़ा पावरफुल रिलेशन है। इसकी जो स्ट्रेंथ है या इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन को समझ लेते हैं और इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं, और एग्जांपल से इस बात को इंशाल्लाह हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। पहले एग्जांपल देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं, रिलेशन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं सेट ऑफ पीपल्स के ऊपर, द पीपल हु हैव सेम डेट ऑफ बर्थ। ऐसे अफराद जिनकी सालगिरह एक दिन में मनाई जाती है, ये सब के सब जो से ये जो अगर हम तमाम के तमाम लोगों के ऊपर इस रिलेशन को डिफ़ाइन कर दें तो ये हमारे पास क्या बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। ओबियस बात है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है कि अगर 2 लोग हैं x और y और दोनों की बर्थडे एक दिन है, अगर x की उसी दिन है y की भी उसी दिन है, तो इसका मतलब x y से रिलेट कर रहा है, y किससे रिलेट कर रहा है, x से रिलेट कर रहा है। अगर 3 अफराद की सालगिरह एक ही दिन में है, x y z की, x का मतलब x की भी उसी दिन है, y की भी उसी दिन है, z की भी उसी दिन है, इसका मतलब क्या हो रहा है, x y से रिलेट कर रहा है, y z से रिलेट कर रहा है, ऑटोमेटिकली फिर x भी किससे रिलेट कर रहा है, z से रिलेट कर रहा है। बड़ी आसान सी मिसाल है इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल भी इसी तरह से है कि x रिलेट करेगा y को इफ़ एंड ओनली इफ बोथ ऑफ देम हैव सेम पेरेंट्स, x एंड y हैव सेम पेरेंट्स। तो ऑब्वियसली जो सेट ऑफ पीपल है उनके अंदर ये जो रिलेशन है सेम पेरेंट्स का, ऑटोमेटिकली ये भी हमारे पास क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एनिमल्स का सेट ले लें, उनमें से जो सेम स्पीशीज़ का सेट होगा वो भी है हमारे पास जो क्या बन जाएगा, यानी कि x एनिमल है, y एनिमल है, x रिलेट करेगा y को इफ़ बोथ हैव सेम स्पीशीज़। मतलब कि अगर x भी लाइन है, y भी लाइन है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक स्पीशीज़ से रिलेटेड होंगे। तो जितने भी आपके पास इस तरह सिचुएशन बनेगी वो सारे के सारे किस क्लास को डिफ़ाइन करें, ये इक्विवेलेंस
रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं अपना रियल नंबर्स के ऊपर एक्स वाई से रिलेट करेगा इफ़ एंड ओनली एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर आ जाए किसके, वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू के। ये रिलेशन भी जो उनसे हम जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर क्या बना देगा, हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना देगा। मतलब ये है सारी गुफ्तगू जो हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर हमने ऐसे रिलेशन को टारगेट करना है जिसके अंदर तीनों तरह की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एक साथ होल्ड करती हों, जैसे रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और उसमें क्या हो, ट्रांसिटिव भी हो। ऐसे लास्ट फोर्थ एग्जांपल में देखिएगा कि जो ट्राइंगल्स के सेट के ऊपर अगर हम सिमिलर का ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, लगाते हैं, सिमिलर टू का ऑपरेशन लगाते हैं कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3, तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल 1 जो उनसे सिमिलर टू किसकी हो जाएगी, ट्राइंगल 3 की हो जाएगी। अगर ट्राइंगल एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ है, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू अगर ट्राइंगल 2 है तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल 2 जो उनसे सिमिलर होगी ट्राइंगल 1 की। अल्टीमेटली जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी हमारे पास क्या बनती है, इक्विवेलेंस रिलेशन की एक मिसाल है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लाइन जो आपके पास ज्योमेट्री के अंदर जो पैरेलल लाइंस हैं, इनका जो रिलेशन है सेट ऑफ ऑल लाइंस के ऊपर, ये भी हमारे पास क्या बनता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, क्योंकि हर एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ है। अगर दो लाइंस ले लेते हैं L1 और L2, तो L1 अगर पैरेलल है L2 के तो अल्टीमेटली L2 भी पैरेलल किसकी होगी, हमारे पास L1 के। और अगर हमारे पास तीन लाइंस आ जाएं L1 L2 L3 और तीनों पैरेलल हैं, L1 पैरेलल L2 के, L2 पैरेलल हमारे पास L3 के, तो अल्टीमेटली L1 पैरेलल किसकी हो जाएगी, L3 की हो जाएगी। तो इस तरह से आप बेशुमार तरह की इक्विवेलेंस रिलेशन की एग्जांपल्स बना सकते हैं, अपनी फिजिकल लाइफ के मुताबिक बना सकते हैं, अपनी मैथमेटिक्स के अंदर भी बना सकते हैं। अब जब नीचे देख रहे थे कौन सी नहीं बना रहे हैं, तो आप देखिएगा जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। रीज़न क्या है कि जो डिविजिबिलिटी का ऑपरेशन रिलेशन है ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होता, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांसिटिव भी होता है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आर के अंदर तीनों बातें आनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो। लेकिन डिविजिबिलिटी में सेकंड प्रॉपर्टी जो सी है, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी, वो फुलफिल नहीं होती। तो लिहाजा डिविजिबिलिटी का जो रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर जिसको हमने जी से लिखा है, उसके ऊपर सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। और सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं काउंटर एग्जांपल में कि जो इंक्लूजन का रिलेशन है सेट्स ऑफ जितने भी सेट्स हैं उनके सेट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन भी जो उनसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है कि अगर ए सबसेट है बी का तो बी ए का सबसेट नहीं होता है। ट्रांसटिविटी भी यहाँ पे मिल जाएगी हमें, रिफ्लेक्सिविटी भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें जो सी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है वो हमें कौन सी नहीं मिल रही है, हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो उनसे फुलफिल नहीं हो रही है। तो लिहाजा ये जो एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 इंटीजर्स के ऊपर डिविजिबिलिटी का ऑपरेशन, सेट्स के ऊपर इंक्लूजन का ऑपरेशन, ये जो उनसे हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन से नहीं बनते। और जो हमने रियल नंबर्स के ऊपर जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का रखा, ट्राइंगल्स के ऊपर सिमिलर का रखा, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस बन रहे हैं। अब इक्विवेलेंस रिलेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हम इसका क्या फ़ायदा उठाते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर मैथमेटिक्स के हवाले से, इंशाल्लाह इस हवाले से एक मुकम्मल गुफ्तगू जो उनसी है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह उसका मैं बेहतर तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।